हम कल वैधता के बारे में पढ़ रहे थे कि वैधता क्या है और शक्ति और सत्ता के साथ में जब इसका सामंजस्य हो जाता है, जब यह सत्ता के साथ में युक्त हो जाती है तो इसे न्याय संगत आधार ये सत्ता को प्रदान करती है और न्याय संगत आधार प्राप्त होने के बावजूद के कारण जो शासन जो होता है वो शासन स्थायित्व रूप से लंबे समय तक काम करता है और शासन को ये क्या करती है, स्थायित्व प्रदान करती है। इसलिए किसी भी राज्य व्यवस्था में वैधता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कल हमने इसकी परिभाषा के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। अभी हम देखते हैं कि सामान्य अर्थ में हमारा इससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए, सामान्य अर्थ में वैधता को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए, हम वैधता को सामान्य अर्थ में निम्न प्रकार से देख सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है औचित्यपूर्णता राज्य व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। पहला पॉइंट है औचित्यपूर्णता राज्य व्यवस्था का औचित्यपूर्णता राज्य व्यवस्था का औचित्यपूर्णता राज्य व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। अगला है औचित्यपूर्णता जो है इसमें जनता की सहमति जो होती है वो होती है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता जन सहमति पर आधारित होती है। औचित्यपूर्णता जन सहमति पर आधारित होती है। जन सहमति पर आधारित होती है। यह शक्ति दमन व हिंसा पर आधारित नहीं होती। हिंसा पर आधारित नहीं होती। तो देखिए, जन सहमति पर यह आधारित होती है। अगला है औचित्यपूर्णता का तत्व राज्य की शक्ति को सत्ता में बदलना है। तो देखिए, यह शासन व्यवस्था का ऐसा तत्व है, ऐसा तत्व है जो कि शक्ति को सत्ता में बदलता है। जो कि शक्ति को सत्ता में बदलता है। अगला है औचित्यपूर्णता किसी भी राज्य व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है। औचित्यपूर्णता किसी भी राज्य व्यवस्था को
न्याय संगत बनाती है, को न्याय संगत बनाती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है, और उसे स्थायित्व प्रदान करती है, और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। अगला है, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक एवं शासित के बीच यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है, यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है जो यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित के बीच, जो शासक व शासित के बीच, शासक व शासित के बीच मूल्य, शासक व शासित के बीच मूल्य विश्वास, मूल्य विश्वास एवं मूल्य विश्वास एवं सहमति के रूप में, मूल्य विश्वास एवं सहमति के रूप में, सहमति के रूप में प्रकट होता है, सहमति के रूप में प्रकट होता है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता की हमने पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में बताया था कि औचित्यपूर्णता जो है बहुत ही महत्व रखती है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, क्योंकि ये उसे स्थायित्व प्रदान करती है। और इसकी जो उपयुक्त परिभाषाएं हमने पूर्व कक्षा में पढ़ी थी, उसके आधार पर हम सामान्य रूप से जो है इसके बारे में इसका सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं। पहला है, औचित्यपूर्णता राज व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि किसी भी राज व्यवस्था में औचित्यपूर्णता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये इसे न्याय संगत आधार प्रदान करके उसे स्थायित्व प्रदान करती है। अगला है, औचित्यपूर्ण जन सहमति पर आधारित होती है, यह शक्ति दमन में हिंसा पर आधारित नहीं होती है। शक्ति दमन हिंसा पर आधारित होती है, जबकि औचित्यपूर्णता जो होती है वो जन सहमति पर आधारित होती है, क्योंकि ये मूल्य विश्वास आदर्शों से संबंधित होती है, इसलिए ये जन सहमति पर आधारित होती है। अगला है, यह शासन व्यवस्था का ऐसा तत्व है जो शक्ति को सत्ता में बदलता है। तो देखिए, जब सत्ता को वैधता मिल जाती है तो शक्ति का प्रयोग जो होता है वो सत्ता के द्वारा किया जाता है। शक्ति स्वयं मूल रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, सत्ता ही शक्ति का वास्तव में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करती है। तो इसलिए ये ऐसा तत्व है जो शक्ति को सत्ता में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसे हस्तांतरित करता है। अगला है, औचित्यपूर्णता किसी भी राज व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है, क्योंकि उसे न्याय संगत आधार वैधता के द्वारा ही प्राप्त होता है और ये उसे स्थायित्व प्रदान करती है। अगला है, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित के बीच मूल्य विश्वास एवं सहमति के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि वैधता को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी जो सामान्य अर्थ इसीलिए आपको बताया है कि इसको सामान्य अर्थ में किस प्रकार से हम इसे गहराई से समझ सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमने इसे समझ लिया तो हम वैधता की परिभाषा में इसमें से जो भी शब्द लिखेंगे वो हमारे सही जाएंगे और हमारा जो आंसर होगा सही होगा। तो इसलिए मैंने आपको सामान्य अर्थ में बताया है कि वैधता क्या है।
अगला, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक और शासित के बीच मूल्य, विश्वास एवं सहमति के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि शक्ति दमन, हिंसा पर आधारित होती है। शक्ति जन सहमति पर आधारित नहीं होती। शक्ति क्योंकि अपने मूल रूप में हिंसा, दमन पर आधारित होने के कारण उसका स्वरूप नकारात्मक होता है। सत्ता का स्वरूप सकारात्मक होता है, क्योंकि सत्ता वैधता से युक्त होती है और वैधता से युक्त होने के कारण उसे न्याय संगत आधार वैधता प्रदान करती है। तो शासक और शासित के बीच मूल्य, विश्वास एवं सहमति के रूप में क्या होती है, ये वैधता प्रकट होती है। तो इस प्रकार हमने वैधता के बारे में पढ़ा कि वैधता किसे कहते हैं, और वैधता मूल्य, विश्वास और जन सहमति है, जो कि सामान्य रूप से शासक और शासित के बीच में प्रकट होती है, और यह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य तत्व है। क्योंकि शासन को ये न्याय संगत आधार प्रदान करती है, और शासन जो है इसी के द्वारा जन सहमति पर आधारित होने के कारण उसे स्थायित्व प्रदान होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो है औचित्य पूर्णता के स्रोत क्या हैं। तो देखिए, औचित्य पूर्णता के स्रोत की बात हम करते हैं। औचित्य पूर्णता के स्रोत क्या है? तो देखिए, औचित्य पूर्णता या वैधता के स्रोत। तो देखिए, मैक्स वेबर ने वैधता के 3 स्रोत बताए हैं। मैक्स वेबर ने वैधता के 3 स्रोत, मैक्स वेबर ने वैधता के 3 स्रोत बताए हैं। 3 स्रोत क्या क्या हैं? मैक्स वेबर के अनुसार वैधता के 3 स्रोत हैं। पहला है परंपरागत स्रोत। पहला स्रोत है परंपरागत स्रोत। दूसरा है बौद्धिक या कानूनी स्रोत। बौद्धिक या कानूनी स्रोत। और तीसरा है करिश्माई स्रोत। तीसरा है करिश्माई स्रोत। तो देखिए, इस प्रकार मैक्स वेबर ने वैधता के 3 स्रोत बताए हैं: परंपरागत स्रोत, कानूनी स्रोत और तीसरा है करिश्माई स्रोत। तो देखिए, परंपरागत स्रोत में हम परंपरागत रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास की बात करते हैं कि परंपरागत रूप में राजा जो है उसे ईश्वर का अंश समझा जाता है। जैसा कि ब्रिटेन में आज वर्तमान में राजशाही परंपरा स्थापित है और राजा जो है वहां पर आज भी राजपद है। तो हम परंपरागत स्रोत में ये मानते हैं कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसे कि हिगल ने भी अपना महत्वपूर्ण कथन कहा था कि राज्य ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है।
तो इसमें हम राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। तो परंपरागत स्रोत में हम ये मानते हैं कि जो सत्ता जो होती है वो परंपरागत स्वरूप से प्राप्त होती है। उसका आधार क्या है? परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास है। तो इस प्रकार परंपरागत स्वरूप में हम राजा को देवतुल्य मानते हैं और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। तो परंपरागत स्रोत में राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा में दैवी अंश है। इसलिए प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में राजशाही परंपरा स्थापित थी और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। अगला है बौद्धिक या कानूनी स्रोत। तो देखिए, बौद्धिक और कानूनी स्रोत में हम देखते हैं कि राज व्यवस्थाओं में जो शासन का आधार क्या है? कानूनी होता है, क्योंकि किसी भी राज्य व्यवस्था में आज वर्तमान में सभी जगह उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है और उसमें संविधान जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही शासन की सारी शक्तियां जो होती है उसमें आबद्ध होती हैं और संविधान ही समस्त शक्तियों का स्रोत है। क्योंकि संविधान में जो भी महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी महत्वपूर्ण पदों के बारे में शक्तियां जो होती हैं लिखी होती हैं कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। तो संविधान जो होता है इन शक्तियों का स्रोत होता है और संविधान में प्रत्येक महत्वपूर्ण पद के बारे में जो भी उसे शक्तियां दी गई हैं वो सब लिखित रूप में होती हैं। तो इस प्रकार बौद्धिक या कानूनी स्रोत में हम देखते हैं कि संविधान जो है वो कानूनी रूप से क्या है? सत्ता का स्रोत है और उसके द्वारा जो है सत्ता एक नियमबद्ध रूप से लिखित रूप में होती है। तो संविधान क्या है? कानून का स्रोत है। संविधान सत्ता का स्रोत है। तो हम ये किसे कहते हैं? हम बौद्धिक या कानूनी स्रोत। और इसमें संविधान एवं कानून की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित शासन की वैधता को जनता क्या करती है? स्वीकार करती है। अगला है चमत्कार। अगला है चमत्कार। तो देखिए, नेतृत्व या चमत्कार भी महत्वपूर्ण है और नेतृत्व के द्वारा नेतृत्व जो होता है, नेतृत्व के द्वारा नेतृत्व के द्वारा जो होती है वैधता, नेतृत्व के द्वारा वैधता का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको ये करा 3, ये गलती से 3 हो गया, 4 हैं। यहां हम कर देते हैं प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत। चौथा है विचारधारा। सत्ता के 3 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए थे, लेकिन वैधता के जो है 4 स्रोत बताए हैं। गलती से 3 किया था, उसे मैंने प्रमुख स्रोत के रूप में किया है। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रमुख स्रोत इस प्रकार बताए हैं: परंपरागत स्रोत, कानूनी स्रोत, करिश्माई स्रोत और विचारधारा। तो देखिए, करिश्माई स्रोत जो होता है ये किसी भी नेता में ऐसे चमत्कारिक गुण होते हैं जो कि सत्ता का सृजन करते हैं। तो देखिए, सत्ता का सृजन जो होता है वो करिश्माई नेतृत्व के द्वारा होता है। ये सत्ता का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला है विचारधारा। जैसे कि बुद्धिजीवी, औद्योगिक पूंजीपति, इनकी क्या विचारधारा है, इसके आधार पर भी क्या होती है? सत्ता सृजित होती है। तो सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? विचारधारा। जैसे कि
विचारधारा के रूप में हम उदारवाद को लेते हैं, समाजवाद को लेते हैं, फांसीवाद को लेते हैं। तो ये विचारधाराएं हैं, इनमें अलग अलग जो है इनके अलग अलग विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं हैं। तो विचारधाराएं भी क्या है, जो सत्ता का वैधता का एक प्रमुख स्रोत है। तो देखिए, विचारधारा जो होती है नैतिक एवं राजनीतिक मापदंडों को मूल्य प्रदान करती है, और विचारधारा के द्वारा जो होता है ये वैधता का प्रमुख स्रोत हमने बताए। तो विचारधारा भी क्या है, वैधता का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार हमने मैक्स वेबर के द्वारा वैधता के प्रमुख स्रोत इस प्रकार से बताए। अब अगला है हमारा वैधता के प्रकार। तो देखिए, अब हम वैधता के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि वैधता के स्रोत के बारे में आपका अगला टॉपिक आता है वैधता के प्रकार। अब हम बात करते हैं वैधता के प्रकार। तो वैधता के प्रकार में हम देखते हैं कि वैधता के प्रकार क्या क्या है। वैधता के प्रकार, तो देखिए वैधता के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला प्रकार है विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता। तो देखिए पहला प्रकार है विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता। इसमें हम विचारधारा के आधार पर औचित्यपूर्णता की बात करते हैं कि जो है एक राजनीतिक विचारधारा जो होती है वैधता को किस प्रकार से प्रमुख उसके उद्देश्य होते हैं, और किस प्रकार से एक विचारधारा जो होती है वो वैधता को किस प्रकार प्रमुख रूप से अपने उद्देश्यों के द्वारा वो उसकी मुख्य रूप से विशेषता के रूप में प्रकट होती है। क्योंकि एक विचारधारा के आधार पर वैधता के प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य निर्धारित होते हैं, और उसके आधार पर ही जो होती है उस रूप में वैधता का प्रकार माना जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि विचारधारा जो होती है वो एक विचारधारा जो होती है वो निश्चित उद्देश्य और कार्यक्रम प्रदान करती है। किसी भी संगठन में विचारधारा जो होती है प्रमुख होती है, और विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा जो होती है वो किसी भी संगठन को निश्चित उद्देश्य, निश्चित लक्ष्य और निश्चित कार्यक्रम प्रदान करती है, जिससे कि वो राज्य व्यवस्था जो है सफलतापूर्वक संचालित हो सके और अपने उद्देश्य में वो सफल हो सके। अगला प्रकार है संरचनात्मक औचित्यपूर्णता। संरचनात्मक औचित्यपूर्णता अगला प्रकार है संरचनात्मक औचित्यपूर्णता। तो देखिए संरचनात्मक औचित्यपूर्णता में हम देखते हैं कि किसी भी राज्य व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती है जिनके निश्चित उद्देश्य, मूल्य एवं कार्यक्रम होते हैं। तो देखिए प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती हैं जिनके लक्ष्य, जिनके कार्यक्रम, जिनके कार्य निश्चित होते हैं, और वो उसी प्रकार से क्या होती है, कार्य करती है। तो इसलिए प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है, संरचनाओं की विविधता हमें देखने को मिलती है, और वो उसी प्रकार से अपने निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यक्रम के अनुसार कार्य करती है। अगला प्रकार है व्यक्तिक औचित्यपूर्णता। तो देखिए व्यक्तिक औचित्यपूर्णता की बात हम करते हैं। तीसरा है व्यक्तिक औचित्यपूर्णता। व्यक्तिक औचित्यपूर्णता का मतलब जो व्यक्ति है उसमें
अपने व्यक्तित्व से कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो किसके उसके व्यक्तित्व से प्राप्त होती हैं, और व्यक्तित्व से प्राप्त होने के कारण उसमें कुछ ऐसा चमत्कारिक या करिश्माई जादुई प्रभाव होता है जो कि हम इस रूप में देखते हैं। व्यक्तिक औचित्यपूर्णता में हम व्यक्ति में जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उस अंतर्निहित शक्तियों की हम बात करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार आम जनता जो होती है किसी भी नेता के चमत्कारिक प्रभाव से प्रभावित होती है, और चमत्कारिक प्रभाव से प्रभावित होने के कारण हम उसे व्यक्तिक औचित्यपूर्णता की श्रेणी में रखते हैं कि जब जनता के बीच में कोई ऐसा नेता होता है जो अपने व्यक्तित्व से क्या करता है, जनता को पूरी तरह से प्रभावित करता है, और जनता उसके चमत्कारिक नेतृत्व से प्रभावित होकर जो होती अपना जन समर्थन उसे देती है और उसमें अपना विश्वास जाहिर करती है। तो इस प्रकार हम इसे व्यक्तिक औचित्यपूर्णता कहते हैं। तो हमने वैधता के ये प्रमुख प्रकार देखे, किस प्रकार से जो है वैधता के ये प्रमुख प्रकार हमने स्पष्ट रूप से देखे। अब हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने जो है सत्ता के प्रमुख प्रकार किस प्रकार बताए हैं। तो देखिए, वैधता के प्रमुख प्रकार किस प्रकार बताए मैक्स वेबर ने। तो देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार, तो देखिए मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। वैधता, बार बार सत्ता ही मैं लिख रहा हूं, ये वैधता है, हम वैधता का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। वैधता के प्रकार, वैधता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत वैधता, दूसरा है कानूनी वैधता, कानूनी या बौद्धिक वैधता, तीसरा है करिश्माई या चमत्कारिक वैधता। तो देखिए, मैक्स वेबर ने वैधता के प्रमुख 3 प्रकार बताए हैं। परंपरागत वैधता, कानूनी या बौद्धिक वैधता, और तीसरा है करिश्मा या चमत्कारिक वैधता। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने वैधता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं, परंपरागत, कानूनी और करिश्माई। परंपरागत वैधता की बात हमने की कि परंपरागत वैधता जो होती है किस प्रकार से इसका स्रोत परंपरा एवं रीति रिवाज है, उसी प्रकार से कानूनी वैधता का जो स्रोत है वो संविधान और उसका प्रमुख रूप से कानूनी आधार लिखित रूप में संविधान के द्वारा उसे दिया गया है। इसी प्रकार से करिश्माई और चमत्कारिक वैधता में हमने देखा कि करिश्माई और चमत्कारिक वैधता में जो
नेता का जादुई प्रभाव किस प्रकार से जो है जनता को उसके जादुई प्रभाव में आकर उसे जन सहमति, जन स्वीकृति प्राप्त होती है। तो देखिए इस प्रकार से मैक्स वेबर ने वैधता के 3 प्रकार बताए। जिस प्रकार से सत्ता के 3 प्रकार बताए, तो इसी प्रकार से वैधता के भी 3 प्रकार हैं, परंपरागत वैधता, कानूनी वैधता और करिश्माई और या चमत्कारिक वैधता। तो देखिए इस प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार बताए, वैधता के प्रमुख 3 प्रकार बताए, जो कि आपकी परीक्षाओं में हमेशा ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मैक्स वेबर के अनुसार वैधता के प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो देखिए हमने इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में अभी चर्चा की। तो अब हम देखते हैं कि जो वैधता होती है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का ये अनिवार्य तत्व है, और किसी भी राज्य व्यवस्था का अनिवार्य तत्व इसलिए है क्योंकि वैधता के द्वारा ही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को न्याय संगत आधार प्रदान होता है, और न्याय संगत आधार उसे वैधता ही प्रदान करती है। क्योंकि हमने देखा कि शक्ति का प्रयोग सत्ता के द्वारा होता है, और सत्ता को कानूनी और न्याय संगत आधार जो होता है उसे वैधता के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि वैधता के द्वारा जन सहमति, जन स्वीकृति मिलती है सत्ता को, क्योंकि वैधता मूल्य विश्वास पर आधारित होती है, जन सहमति पर आधारित होती है। इस कारण से हम यह कहते हैं कि वैधता जो होती है किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह किसी भी राज्य व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है और शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करके ये उसे स्थायित्व प्रदान करती है।